ये वीडियो बुक नंबर 1 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आंसर्स के साथ कवर करवा देगी, जो कि कॉन्टिन्यूसली एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो है। ये पर्टिकुलर बुक की मैं बात कर रहा हूँ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ मैंने इंक्लूड करा है। एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊंगा एकदम सिंपल तरीके से। पेपर प्रेजेंटेशन पे मेरा फोकस होगा कि एक क्वेश्चन कैसे डिफरेंट फॉर्म में आएगा, कैसे आपको उसको प्रेजेंट करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर बुक का रिवीजन ही करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में। ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है क्वेश्चन आंसर को देखना, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि जो भी हमने पढ़ा है वहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को देखने से पहले वन शॉट वाली ज़रूर से वीडियो देखना, रिवीजन वाली, जिससे आपको सारे के सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम रिवीजन तो करेंगे बट उतना डेप्थ में यहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, इतना डीप में मैं नहीं जाऊँगा। चीज़ों को आपको पहले समझ के आना, उस वाली वीडियो को देख के तब आप इसको देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड करें, भले वो 2 मार्क्स के हों, 4 मार्क के हों, 6 मार्क के हों। बहुत ही काम की वीडियो है। शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। आप इस वाली बुक को देखोगे, बुक नंबर 1 है ये पॉलिटिकल साइंस की। यू विल फाइंड 7 चैप्टर्स यहाँ पर। यहाँ पर आप 7 चैप्टर्स के जो नेम है वो स्क्रीन पर देख सकते हो। इन सभी के बारे में बात करेंगे। बाकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर बेसिकली कितने मार्क का किस वाली चैप्टर से कितने मार्क का पूछा जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पहले हम 6 मार्क के क्वेश्चंस देखेंगे। टॉप 11 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं। बाकी बुक सेकंड की वन शॉट वीडियो भी यहाँ पर आ जाएगी और बुक सेकंड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो भी मैं लेकर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आप इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हो। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी इंक्लूड करा है, लेकिन इसका मतलब आप बोलोगे कि ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर तो ऐसा नहीं होता है कि जो इंक्लूड करा है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन 6 मार्क का 4 मार्क की फॉर्म में आ जाए, दूसरे सेट में आ जाए किसी, या सेकंड दो मार्क के अंदर आ जाए। तो कैसे भी बन सकता है, हमें अपना कंप्लीट करके चलना है। तो ये आप पर्टिकुलर क्वेश्चन देखोगे कि इसमें क्या पूछा हुआ है। हाउ डिड द सोवियत यूनियन सडनली डिसइंटीग्रेटेड, एक्सप्लेन एनी 6 रीजंस। 6 रीजंस आपको बताना है कि क्यों डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का। हमने ये चीज़ पढ़ी है। फिर से मैं एम्फासिस दूंगा इस बात के ऊपर कि वन शॉट वीडियोस को ज़रूर से देखना, या फिर वीडियोस को नहीं देखना तो आपका, ये मैं मान के चल रहा हूँ, चैप्टर्स क्लियर है प्रॉपरली, तब आप इस वीडियो के ऊपर आए हो। यहाँ पर आपको देखो एक 6 मार्क का क्वेश्चन 4 मार्क की फॉर्मेट में भी बन सकता है लाइक दिस। एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस विच मेड द सोवियत सिस्टम अनफ्रेंडली फॉर द पीपल। अब 6 मार्क के आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन में बता दूं। आप इसी चीज़ को 6 मार्क में फॉलो करना। आपको पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर फ्लो चार्ट बन रहा है ना, तो फ्लो चार्ट ज़रूर से बना के आना। उसके बाद इन्हीं फ्लो चार्ट के जो भी आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, लिखे हैं, उन्हीं को ही आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देना है अपने वर्ड्स में। ये चीज़ होती है। तो 6 मार्क में ये पूरा स्ट्रक्चर आपका रहेगा, आपको फॉलो करना है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फ्लो चार्ट बनाओगे और उन्हीं पॉइंट्स को फिर आपको एक्सप्लेन कर देना है। 6 पॉइंट लिखोगे तो सही रहेगा। 3 पूछे तो 3 बता देना, लेकिन थोड़ा फिर आपको 3 पॉइंट पूछे तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में आप जैसे कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो आप यूएसएसआर के बारे में बता दो कि ये 15 कंट्रीज़ का आपको ग्रुप मिल जाएगा। 1922 में बनता है और फिर 1991 में सडनली डिसइंटीग्रेशन इसका हो जाता है, ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है। इसके जो कॉजेज हैं वो इस प्रकार से हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टैग्नेंट था, कंपेरिजन विद द वेस्ट, गोरबचेव की पॉलिसीज़, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिज़ायर्स, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, एक्सेसिव मिलिटरलाइजेशन वगैरह वगैरह। आपको इन 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है फिर अपने वर्ड्स में। अब एक जो आपने बुलेट पॉइंट बनाया, आप उसके सब पॉइंट्स भी यहां पर लिख सकते हो, सब पॉइंट्स इस तरीके से, राइट। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में हमने देखा था उनकी इकोनॉमी बहुत ही बेकार चल रही थी, रुकी हुई थी, ग्रो नहीं कर रही थी, फूड शॉर्टेज थी। उसकी वजह से इनके इंपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये लोग मोस्टली पैसा मिलिट्री पे खर्च कर रहे थे। और यूएसएसआर ने 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे इनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। स्टैग्नेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, इसका मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ पर ये जो कोई भी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओपोजिशन अलाउ नहीं था, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी। गवर्नमेंट को, या फिर जो भी हम कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, पार्टी के लोग, उन्हीं को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे थे। बहुत ज़्यादा करप्शन था, इसकी हम बात कर सकते हैं। कोई भी लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी और पूरा का पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज था, यानी सरकार का कंट्रोल था लोगों के ऊपर। और मिलिट्री पे ये लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे चल रहा था कोल्ड वॉर, ये चीज़ है। उसके बाद गोरबचेव की पॉलिसीज़ की बात हो रही है। बाकी देखो, इस चीज़ को ना आप, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
चीज़ों को। उसके बाद आप एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ है ना प्रॉपर आंसर, उसको रीड कर लेना। गौरबच्चेव की पॉलिसीज़ भी यहाँ पर मैं बताऊंगा कि भाई हाँ ये भी एक कारण है, रीज़न है बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट जैसी पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, बट ये टग ऑफ वॉर की सिचुएशन में फंस जाते हैं। यहाँ पर से जनता खींच रही थी, इस साइड से खींच रहे थे पार्टी के लोग, फिर इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता किसी भी साइड से, इनका कूप हो जाता है। तो लोगों को ये भी लग रहा था कि ये बहुत ही स्लोली काम कर रहे हैं, पॉलिसीज़ को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो गौरबच्चेव की पॉलिसीज़ भी मैं कहूँगा कि वन ऑफ द रीज़न है बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये अपना आप को कंपेयर भी कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रॉपर सिस्टम है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है हमारी कंट्री में, हम इंडिपेंडेंस चाहिए। ये चीज़ इनको साइकोलॉजिकल, हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल शॉक लगता है जब ये अपनी बैकवर्डनेस के बारे में जानते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिज़ायर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमने देखा था कि इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से लोगों के अंदर इंडिपेंडेंस की भावना आती है, हमें नेशनलिज्म चाहिए, हमें बेसिकली नेशनलिज्म की भावना हमारे अंदर आ रही है, वी वांट इंडिपेंडेंस एट एनी कॉस्ट, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, ये चीज़ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो डिसइंटीग्रेशन होता है सोवियत यूनियन का हैड प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स। तो अगेन यहाँ पर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था उसके कॉन्सिक्वेंसेज की बात हो रही है। तो आप इंट्रोडक्शन में पहले यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूएसएसआर के बारे में लिख दो, जो हमने वहाँ पर भी लिखा था कि यूएसएसआर कब बनता है, कितनी कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। देयर वर मैनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, सम ऑफ देम आर। फिर कॉजेज, यहाँ पर आप कॉन्सिक्वेंसेज बता दोगे, जैसे कॉजेज हमने करे थे कि कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है, यूएस का डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है और नई नई कंट्रीज का एमरजेंस होता है, कोल्ड वॉर कन्फ्रंट्रेशन खत्म हो जाती है। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें यह था कि देखो बेसिकली यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर के बीच में। अब जब यूएसएसआर ही नहीं है तो किस चीज़ का आइडियोलॉजिकल वॉर रहेगा। जो यूएसएसआर में कंट्रीज थी उन्होंने अपने सिस्टम को ही चेंज कर लिया, कैपिटलिज्म की तरफ वो चले गए। तो कोई यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था वो बचा ही नहीं था, और आर्म्स रेस भी खत्म हो गई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, और जो वॉर्सो पैक्ट है वो भी खत्म हो गया था, यानी मिलिट्री ब्लॉक्स का भी एंड हो गया था। तो कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हम देख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस हम देख सकते हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। उसके बाद यूएस का डोमिनेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि वर्ल्ड में 2 पॉसिबिलिटीज थी कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि सारी की सारी कंट्रीज मिलकर वर्ल्ड को मल्टीपोलर सिस्टम बना दे, या फिर यहां पर यूएस का डोमिनेंस देखने को मिले, यूएस सिंगल सुपर पावर बन जाए और वर्ल्ड को यूनिपोलर बना दे। तो वर्ल्ड कुछ समय तक के लिए यूनिपोलर बन जाता है, यूएस का हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है, और यहां पर कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है वो डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है, यानी कि वो सारी की सारी कंट्रीज कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर रही थी धीरे धीरे करके। और इस ट्रांजिशन में यानी शॉक थेरापी में जब आप ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ जा रहे हो, तो उसमें यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये क्या कर रहे थे, लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे थे उन कंट्रीज को, कि ताकि वो अपने सिस्टम को चेंज कर सकें, ट्रांजिशन कर सकें, शॉक थेरापी कर सकें। और लिबरल डेमोक्रेसी एक बेस्ट वे बन जाता है पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी सारी कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रही थी। नए नए प्लेयर्स का एमरजेंस होता है, नई नई कंट्रीज सामने आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लटविया, इनके खुद के अपने इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस, चॉइसेस, आइडेंटिटी, इंटरेस्ट वगैरह होते हैं। और उसके बाद जो आपको ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ये बेसिकली क्या करती हैं, अपने रिलेशन बना लेती है किसके साथ, नाटो के साथ, यूएस के साथ। बाकी जो आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज मिलेंगी देखने को, ये क्या करती हैं, अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठाते हुए रशिया के साथ अपने रिलेशन बना के रखती हैं। बाद में इन्हें पता चलता है कि हमें तो सबके साथ ही रिलेशन स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास है रिसोर्सेज, हमें अगर उन्हें बेचना है तो ये करना पड़ेगा। फिर बाद में चल के ये भी कई सारी और कंट्रीज के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर लेती हैं। कौन सी कंट्रीज, यहाँ पर ये बेसिकली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें बताना है इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन यूनियन एज द मोस्ट इफेक्टिव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी 3 फैक्ट्स। ओके, और में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरोपियन यूनियन टू बी ए हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो उसका एक बार कीवर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करना, और देखना कहीं ना कहीं हमने वो चीज़ बुक में पढ़ी है, फिर उससे रिलेटेड लिख देना, कुछ भी चीज़ आपको छोड़ के नहीं आनी है। अब सिंस यहाँ पर क्वेश्चन यूरोपियन यूनियन के बारे में है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में है,
तो आप पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में हल्का सा बता दो कि 7 फरवरी 1992 में ये फॉर्म हो रहा है ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिस्ट को साइन करके। इसमें आपको 27 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी एंड इसमें और भी चीज़ें लिखी हैं। ये ऑब्जेक्टिव आप इसका बता सकते हो कि विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड द क्रिएशन ऑफ ए सिंगल करेंसी। इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। अब 27 मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। आपने बेसिक आइडिया दे दिया इंट्रोडक्शन के तौर पे स्टार्टिंग में। अब आप बता सकते हो कि यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल जाएगा, और फ्लो चार्ट ऐसे बना देना, फिर इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है। और ऐसा मान लिया करो जब कोई भी 3 पॉइंट्स पूछे है ना, तो आपको इस पॉइंट को बताने के 2 नंबर मिलेंगे, सेम इज विद दिस एंड सेम इज विद दिस, ऐसे करके आपका 6 मार्क का बन जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन का अगर हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देखें तो इसकी अच्छी खासी बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है। वर्ल्ड में सेकंड नंबर की अगर हम बात करें 2016 में $17 ट्रिलियन, ये डेटा याद रखना, मतलब ये जो फिगर है $17 ट्रिलियन। इसकी जो करेंसी यूरो है वो यूएस के डॉलर को डोमिनेंस देती है। मतलब एक तरीके से यूएस का जो डॉलर है उसका जो डोमिनेंस है उसको थ्रेट देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, हम कह सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड में, जो कि यूएस से भी ज़्यादा है। और बेसिकली देखो, जब आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आप पावरफुल हो, तो आपका और भी कंट्रीज़ के ऊपर प्रभाव होगा, इन्फ्लुएंस होगा। वैसे ही हमें इसका देखने को मिल जाता है। इसका क्या है, इस यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस है इसके जो क्लोजेस्ट नेबर हैं उसके ऊपर, आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर इसका अच्छा खासा रोल हमें देखने को मिल जाएगा, जो भी इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करूं तो एक मेंबर मिलेगा आपको फ्रांस, जो कि ब्रिटेन तो है नहीं, ब्रेक्जिट हो चुका है, तो फ्रांस ने यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। मतलब यूएनएससी की परमानेंट सीट आपको मिल जाएगी। एक मेंबर यूरोपियन यूनियन का फ्रांस, इसने यूएनएससी की परमानेंट सीट होल्ड करी हुई है। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आपको बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर भी यूरोपियन यूनियन से मिल जाएंगे। ये फिक्स नहीं होते हैं, बट आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा कि हाँ एक आध मेंबर तो है 10 में से। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अपनी बेसिकली अब इनके पास अच्छी खासी पावर है, तो जब भी इनकी लड़ाई होती है या फिर वाद विवाद होता है, डायलॉग्स होते हैं चाइना के साथ, भले वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर हो, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के ऊपर हो, फिर ये बेसिकली इनकी जो बात है उसमें दम देखने को मिलता है, यानी उनकी बात सुनी जाती है क्योंकि इनके पास पावर है। तो हैज़ बीन इफेक्टिव एज इन द केस ऑफ इट्स डायलॉग विद चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब जितना सिंपल हो रहा है मैं उस तरीके से आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। बाकी आपको एक बार रीडिंग लगानी है तो पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हो, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे। बाकी वीडियो को पॉज करके एक बार रीड करते जाओ ताकि आपको आइडिया मिलता जाए। अब मिलिट्री इन्फ्लुएंस की मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलिट्री की बात करूँ तो मिलिटरीली जो यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड आर्म्ड फोर्स है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और इसकी जो स्पेंडिंग है डिफेंस के ऊपर वो भी सेकेंड है आफ्टर द यूएस। और एक आपको मेंबर मिलेगा यूरोपियन यूनियन का जो कि है फ्रांस। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके पास है न्यूक्लियर वेपन्स, और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इस तरीके से आपको बताना है। फिर यहाँ पर ये बेसिकली क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द थ्री मेन पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी अलॉन्ग विद वन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच। तो एक क्वेश्चन कैसे डिफरेंट, मतलब एक क्वेश्चन ना डिफरेंट फॉर्म में बन सकता है। हो सकता है 4 मार्क में आपसे खाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में पूछ ले, तो हमें उस टॉपिक को तैयार करना है। आप एक क्वेश्चन को 6 मार्क के क्वेश्चन को 4 मार्क की फॉर्म में भी लेके चल सकते हो, राइट। और 4 मार्क का क्वेश्चन 6 मार्क की फॉर्म में भी आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को आप ले लो, इसमें 3 मेन पिलर्स आपको बताने, तो आप आसियान के बारे में बेसिक आइडिया दे दो कि आसियान यहाँ पर 1967 में बनता है 5 कंट्रीज़ के द्वारा, फिर बाद में 5 कंट्रीज़ मिलके मतलब और मिल जाती है, टोटल यहाँ पर 10 कंट्रीज़ इंक्लूड हो जाती हैं। सभी के सभी कंट्रीज़ के आप नाम भी यहाँ पर बता सकते हो। बैंकॉक डिक्लेरेशन, और जब भी आप ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिख रहे हो, बैंकॉक डिक्लेरेशन या फिर और भी इंपॉर्टेंट मास्ट्रिस्ट ट्रीटी, ठीक है, या फिर आप और भी किसी पर्सनैलिटी का नाम लिख रहे हो, तो उस कीवर्ड को, उस पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन कर देना बहुत ज़रूरी है। यह आप बाद में कर सकते हो जब आपको पेपर करने के बाद टाइम मिले तो। अब 2003 में क्या करते, कम्युनिटी स्टैब्लिश करते, जिसके हमें 3 पिलर्स मिल जाएंगे देखने को। एक है आसियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान की सोशो कल्चरल कम्युनिटी। आसियान की जो सिक्योरिटी कम्युनिटी, अगर हम इसकी बात करें तो इसका काम नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है। ये जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में बेसिकली जो भी बेसिकली जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी वजह से वॉर नहीं होना चाहिए, उनको हमें बातचीत करके सुलझा लेना है।
इसके साथ साथ आपस में पीस, न्यूट्रलिटी, कॉपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस वगैरह ये सब मेंटेन करके रखना है। जो भी कंट्रीज के नेशनल डिफरेंसेस हैं या उनकी सॉवरेनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। 1994 में आसियान क्या करता है, आसियान का रीजनल फोरम बनता है ARF, जिसका काम था कोऑर्डिनेशन करना सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, यानी ऐसी फॉरेन पॉलिसी लाओ जिससे सिक्योरिटी मेंटेन रहे। उसके बाद आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी का काम यह है कि कॉमन मार्केट क्रिएट करना है, यानी कि ये जो 10 के 10 मेंबर हैं आपस में मिलकर फ्रीली ट्रेड करें। बाकी इनका ये भी फोकस है कि और भी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करें, जैसे कि इन्होंने चाइना के साथ किया हुआ है, US के साथ किया हुआ है। 2010 में इनका FTA साइन हुआ था इंडिया के साथ, यानी हम भी कुछ किसी से कम नहीं है, हमने भी किया हुआ है, ये चीज़ है। उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, और इनका जो एग्जिस्टिंग आसियान का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, यानी जैसे भी वो डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं उसको इंप्रूव करना है ताकि डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके। कोई भी इकोनॉमी को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, ट्रेड को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको सॉल्व किया जा सके। और फ्री ट्रेड एरिया क्या करना है, इन्हें बेसिकली क्रिएट करना है ताकि फ्रीली ट्रेड हो सके। ठीक है। आसियान की सोशो कल्चरल कम्युनिटी भी हमें देखने को मिल जाएगी, इसका काम है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। हमारी बुक में ज़्यादा गिवन नहीं है, बट आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि इसका फोकस ये है कि जो भी आपस में ये 10 कंट्रीज है इन्हें अपने कल्चर को पॉपुलर करना है, प्रमोट करना है और बचा के रखना है। उसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क की फॉर्म में भी बन सकता है। लाइक दिस क्वेश्चन इज, आपको एक्सप्लेन करना है 3 स्टेप्स टेकन बाय चाइना टू ग्रो इट्स इकोनॉमी। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एनालाइज एनी 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। चाइना के बारे में इंट्रोडक्शन दे दो। कैसे दे सकते हो कि चाइना यहाँ पर बेसिकली ऐसी कंट्री है जो कि 1949 में यहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है माओ जेडोंग के अंडर। उसके बाद फिर ये बेसिकली कोशिश करते हैं कि सोवियत के मॉडल पे चलें, और इनका फोकस था कि ये अपने एग्रीकल्चरल गुड्स को बेच करके पैसा जो भी कमाएंगे उससे फिर ये इंडस्ट्रीज बाय करके अपनी क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रांग बनाएंगे। ये चीज़ आपको बतानी है। और यू कैन मेंशन दिस एज वेल कि बेसिकली यहाँ पर क्या है, इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द US एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040, यानी 2040 तक ये US को भी रिप्लेस कर देगा चाइना। तो ऐसी बातें भी होती हैं। अब मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं 1970s के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अब आप फ्लो चार्ट ऐसे बना सकते हो, मतलब बुक में अगर गिवन नहीं है तो आप अपने वर्ड्स में मतलब अपना थोड़ा देख करके, अब देखो ये क्वेश्चंस एज इट इज एग्जाम में आएंगे तो आपके पास पड़ा हुआ है ना कंटेंट की मुझे कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, क्या करना है, तो आप इसको लेके चलो और हो सकता है एग्जाम में सेम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। 100% मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैंने पेपर सेट नहीं किया, बट चांसेस हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मेजर पॉलिसी डिसीजंस की बात हो रही है, जैसे कि एंड हो जाता है पॉलिटिकल आइसोलेशन, 4 मॉडर्नाइजेशन, ओपन डोर पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब ये क्वेश्चन अगर मान लो 4 मार्क की फॉर्म में आया तब भी आप ये 6 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन इन्होंने अगर 4 फैक्टर्स ही पूछे तो आप इन दोनों को मिला के एक फैक्टर कर सकते हो, बाकी इनको एनी 4 आप इनमें से एक्सप्लेन कर दो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बता देंगे कि 1972 में चाइना क्या करता है, US के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करके अपनी आइसोलेशन को ख़त्म कर देता है। 1973 में प्रीमियर जहू एनलाई 4 मॉडर्नाइजेशन लेकर आते हैं कि हमें मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एंड मिलिट्री को। उसके बाद 1978 के अंदर डैन शाओपिंग क्या करते हैं, ओपन डोर पॉलिसी लेकर आते हैं, यानी कि अपनी कंट्री को ओपन कर देते हैं ताकि बाहर की इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पर कंट्री में आए। उसके बाद इसका फोकस क्या था कि इन्वेस्टमेंट वगैरह को अट्रैक्ट करना, ये चीज़ है। ये शॉक थेरापी की तरफ नहीं जाते, अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे करके ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, जैसे कि 1982 में इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया एग्रीकल्चर का, और 1998 में इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन किया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी क्रिएट किए, जिसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट हमें चाइना की इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू इंडिया स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द रीजन it is involved in the majority of conflicts. In the light of this statement, discuss the 4 main conflict issues between India and Pakistan. तो आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 4 कॉन्फ्लिक्ट्स के एरियाज बताने हैं। तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो कि इंडिपेंडेंस के बाद ही दोनों कंट्रीज़ कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बेसिकली वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में इंडल्ज हो जाती हैं। पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो पर्टिकुलर रीजन जम्मू एंड कश्मीर वाला उनको बिलोंग करता है। आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो वॉर्स के, ये सारे के सारे वॉर्स हुए हैं बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच में। फिर आप सीधा जंप कर जाओगे एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, यानी छोटा सा इंट्रोडक्शन यू कैन मेंशन एंड आफ्टर दैट जो भी मेन चीज़ पूछी है। अब आप इसमें भी फ्लो चार्ट बना सकते हो, मैंने नहीं बनाया बट यू कैन मेक, जो भी ये बुलेट पॉइंट्स है इन्हीं का ही आप बना सकते हो
कैसे, यहाँ पर आप लिख दो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स करके, और उसके बाद फिर आप ऐसे करके, आप समझ गए ना, मतलब आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं, और ऐसे जो भी ये मेन पॉइंट्स हैं इनको आपको लिख देना है। आप इसको बॉक्स में भी या फिर सर्कल करके भी इसको क्या कर सकते हो, कवर, मतलब उसको अंदर रख दो कि भाई बाहर ना निकल जाए, ठीक है, वो आपका वर्ड बाहर ना निकल जाए। जस्ट किडिंग, बाहर कैसे निकलेगा। तो ये चीज़ है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी सारे वॉर भी हुए हैं। इंडस वाटर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पानी को लेकर भी दोनों कंट्रीज फाइट कर चुकी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं पास्ट में। फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक मेडिएट करता है और बोलता है कि लड़ाई मत करो, 3-3 रिवर्स आप बांट लो इंडिया पाकिस्तान के बीच में। फिर फेमस इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है। सियाचिन ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो सियाचिन ग्लेशियर वाला जो रीजन है, जो कि आपको जो बेसिकली यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में मिल जाएगा देखने को। इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पास्ट में दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि ये रीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। इसको सर्विलियंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो दोनों कंट्रीज चाहती हैं ये रीजन उनको मिल जाए। सर क्रीक इन दी रन ऑफ कच्छ की अगर मैं बात करूं तो आपको गुजरात के अंदर, जो कि सर क्रीक गुजरात के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन बोथ कंट्रीज ओवर द डिमार्केशन ऑफ सर क्रीक, यानी सर क्रीक को लेकर कोई डिमार्केशन नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच में। उसके बाद जूनागढ़ की बात करूं तो पाकिस्तान इस रीजन को स्टार्टिंग से ही क्लेम करता है। ये ऐसा रीजन है जो कि आपको गुजरात में मिल जाएगा देखने को। एट दैट टाइम हम कह सकते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज द प्रिंसली स्टेट। पाकिस्तान वाज क्लेमिंग दिस रीजन, पाकिस्तान क्लेम कर रहा था इस रीजन को, इवन अभी भी करता है। रिसेंटली इन्होंने मैप रिलीज किया, ये बात भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है, आप भी कर सकते हो कि रिसेंटली इन्होंने एक मैप रिलीज करा और उसमें इन्होंने जूनागढ़ को अपनी कंट्री का पार्ट दिखाया। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। आर्म्स रेस आप देखोगे दोनों कंट्रीज के बीच में 1990s में होती है। जैसे इंडिया सेकंड अपने न्यूक्लियर टेस्ट करता है 1998 में पोखरण के अंदर, कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान भी इसी चीज़ को कर देता है चागाई हिल्स में अपने न्यूक्लियर टेस्ट। तो आर्म्स रेस आप देखोगे दोनों कंट्रीज के बीच में। बाकी ब्लेम करते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करती है कि हम उनके बलूचिस्तान सिंध वाले रीजन में वायलेंस करवाते हैं, ट्रबल करवाते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, जो कि कुछ हद तक बेसिकली हम कहेंगे सही बात भी है। पाकिस्तान बेसिकली क्या करता है, जो भी कश्मीर में रहने वाले लोग बोल रहा हूँ, पीपल हैं, ठीक है, मिलिटेंट्स आपको मिलेंगे, वो बेसिकली उनको पैसा दिया जाता है, जो मतलब पाकिस्तान के जो भी मिलिटेंट्स वगैरह हो गए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो हमारे रीजन के जो भी लोग हैं उनको पैसे वगैरह देते हैं, हथियार देते हैं, ताकि वो इंडिया के लोगों के अगेंस्ट में स्ट्राइक वगैरह करें। ये चीज़ आप देखोगे। इवन प्रो खालिस्तानी जो लोग हैं, जो कि खालिस्तान की डिमांड करते हैं, उनको भी पैसे दिए जाते हैं कि आप बेसिकली क्या करो, मतलब उनको भी एड मिलती है, मदद मिलती है कि आप क्या करो, इस पर्टिकुलर रीजन को इंडिया से अलग करवाओ। तो पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता है, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज ब्लेम्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर यूजिंग ए स्ट्रैटेजी ऑफ लो की वायलेंस बाय हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट्स विद आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी एंड प्रोडक्शन टू कैरी आउट terrorist strikes against India. The Indian government also believes that Pakistan has aided the pro-Khalistani militants with arms and ammunition. Pakistan in turn blames Indian government that India is responsible behind the trouble in Sindh and Baluchistan. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएन वाले चैप्टर से है। आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं 4 क्राइटेरिया प्रपोज्ड फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपको 6 क्राइटेरिया बताने जो कि प्रपोज किए जाते हैं फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इसमें हमारी बुक में बहुत ही कम कंटेंट गिवन है। 6 क्राइटेरियाज खाली बहुत ही मतलब एक लाइन में आप कवर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 6 मार्क के अकॉर्डिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। और ये इंट्रोडक्शन ही बैकग्राउंड है कि आखिर ये जो क्राइटेरिया हैं ये कैसे निकल के सामने आ रहे हैं। तो आप इसमें बता सकते हो कि लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर सेकेंड को कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर यूएन बनता है 24 अक्टूबर 1945 में। बेसिकली 1992 में यूएन की जनरल असेंबली एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करती है जिसमें हमें 3 कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं। पहली कंप्लेंट ये थी कि करंट इश्यूज़ को यहाँ पर बेसिकली शो नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यूएन, और मोस्टली डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है कुछ पावरफुल कंट्रीज़ का यूएन के अंदर, और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, यानी सारे कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए
एक यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रीवियस फॉर्मर कोफी अनान करके, जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल थे। ये 1 जनवरी 1997 में एक इंक्वायरी बैठाते हैं जिसका काम था ये देखना कि नए मेंबर्स को किस बेसिस पे चुना जाएगा। तो फिर यहाँ पर होता क्या है, कुछ क्राइटेरिया सामने निकल के आते हैं कि भाई जो नया मेंबर होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो अगर इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो फिर उसको हम मेंबर बना देंगे। अब उसके बाद ये सारे के सारे क्राइटेरिया सामने निकल के आते हैं। अब आप इन क्राइटेरियाज के बारे में चाहो तो अपने वर्ड्स में और हल्का सा लिख सकते हो कि एक ऐसी कंट्री जिसकी अच्छी इकोनॉमिक पावर हो, अच्छी जीडीपी हो, ऐसे करके। बाकी अगर आपको इतना भी लिखना है ना तो भी चलेगा, लेकिन फिर आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा बताना पड़ेगा ताकि 6 मार्क के अकॉर्डिंग लगे। तो एक एक लाइन आपको अपने वर्ड्स में लिखनी है, जो भी आपको उस चीज़ से समझ में आ रहा है क्राइटेरिया से आप लिख सकते हो। तो ए मेजर इकोनॉमिक पावर, ए मेजर मिलिट्री पावर, ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हो, रिस्पेक्ट करे डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, ए कंट्री दैट वुड मेक, ऐसी कंट्री जो कि उस काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव बना दे कई सारी टर्म्स में, ज्योग्राफी की टर्म्स में, इकोनॉमिक सिस्टम्स की टर्म्स में और कल्चर की टर्म्स में। आप लास्ट में इस क्वेश्चन को ऐसे एंड कर सकते हो कि बेसिकली यहाँ पर इन क्राइटेरियाज में कई सारी प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन क्राइटेरियाज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि एक कंट्री की अगर इकोनॉमिक पावर है, मतलब इकोनॉमिक पावर बेसिस आप बना रहे हो नए मेंबर के लिए, तो कितनी इकोनॉमिक पावर हो, कितना बजट वो कंट्रीब्यूट करे। तो आप इस तरीके से एंड कर सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको 6 स्टेप्स बताने सजेस्टेड बाय द हेड्स ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स इन 2005 टू मेक द यूनाइटेड नेशंस मोर रेलेवेंट इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आपको 6 स्टेप्स बताने हैं जो कि 2005 के अंदर जो भी मेंबर्स मिलते हैं उन्होंने प्रपोज करे कि यूएन को हमें रेलेवेंट बनाना है आज के कॉन्टेक्स्ट में, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में, ये चीज़ है। तो 2005 के अंदर मतलब जूरिसडिक्शन की बात हो रही है कि 2005 में ये बेसिकली क्या करते हैं, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो मिलते हैं अपनी यहाँ पर 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, जो भी फॉर्मेशन को लेकर, और उसके बाद फिर ये बोलते हैं कि हमें यूएन के जूरिसडिक्शन को बढ़ाना चाहिए। जूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि आपके पास कितनी पावर है, किन किन एरियाज में पावर है, उसको बढ़ाने की बात होती है। और फिर कुछ यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्टेप्स वगैरह लिए जाते हैं यूएन को और रेलेवेंट बनाने के लिए, जैसे कि पीस बिल्डिंग कमीशन को क्रिएट किया जाता है। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो आगे कि जैसे कि मेंटेन, इसका काम है मेंटेन करेगा पीस एंड स्टेबिलिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर मान लो बेसिकली वहाँ की खुद की सरकार लोगों को नहीं बचा पा रही तो उनको बचाने की जिम्मेदार इंटरनेशनल कम्युनिटी की होगी, उन्हें लोगों को प्रॉब्लम से, एट्रोसिटी से बचाना होगा। और स्टैब्लिशमेंट होती है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसका काम होगा बेसिकली कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को देखना और लोगों को जस्टिस दिलवाना। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, हर किसी को राइट्स मिले। उसके बाद अचीवमेंट होता है कि हम सारे के सारे लोग सस्टेनेबल मतलब मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाद में आते हैं, पहले मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। ये बात मैंने आपको 1 शॉट में बताई थी रिवीजन वाली वीडियो में। 8 MDGs हमें देखने को मिल जाएंगे जिनका टारगेट था 2015 तक अचीव करना है। तो 2005 में कंट्रीज ये बोल रही है कि हम 2015 तक अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये कंट्रीज के बीच में इस चीज़ को लेकर अग्रीमेंट हो रहा है। टेररिज्म को कंडेम किया जाता है हर फॉर्म के अंदर। डेमोक्रेसी फंड को क्रिएट किया जाता है, इसका काम था कि डेमोक्रेसी को मतलब ऐसा पैसा डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने के लिए पैसा यहाँ पर ही जमा कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को स्प्रेड करेंगे। और एक अग्रीमेंट होता है कि विंड अप करना है ट्रस्टशिप काउंसिल को, यानी ट्रस्टशिप काउंसिल को हटा रहे हैं। पहले से ही खत्म थी। देखो पलाऊ को इंडिपेंडेंस 1994 में मिलती है, उसी के बाद से ये ऑर्गन काम नहीं कर रहा, बट ऑफिशियली इसको विंड अप खत्म किया जा रहा है ऑफिशियली 2005 में। आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है, आपको इसके 4 कंपोनेंट्स बताने हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे बन सकता है कि ये तो 4 मतलब बेसिकली ये 4 का हो गया, 4 मार्क के अकॉर्डिंग 4 कंपोनेंट्स, और 2 मार्क में आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो जब ऐसा आएगा ना कि आपको ट्रेडिशनल नोशन दे दिया एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, तो थोड़ा सा आप बेसिकली इसमें एग्जाम्पल के साथ बता देना। जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो कि सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, ऐसे थ्रेट्स जो कि हमारी कोर वैल्यूज़ को इस हद तक अफेक्ट करे, इम्पैक्ट करे कि उनको रिपेयर करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाए। अब ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर हम इसमें ये बोल सकते हैं कि कंट्री को जो खतरा होता है वो मिलिट्री से होता है। मोस्टली यहाँ पर इसमें क्या होता है, डेंजर वो दूसरी कंट्री ही होती है जो कि क्या करती है, उस कंट्री की कोर वैल्यूज़ को इम्पैक्ट करती है, जैसे कि उसकी सॉवरेनिटी को, उसकी इंडिपेंडेंस को, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप बताओगे कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, मतलब आपको यहाँ पर लोग देखने को मिल जाएंगे, जनता आप देखोगे, ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन,
उनकी भी लाइफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, क्योंकि उनको भी टारगेट वॉर के अंदर बनाया जाता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स हमें ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मिलेंगे देखने को। 4 पूछे, यहाँ पर मैंने 5 बताए। एनी 4 यू हैव टू मेंशन। शक्ति का प्रदर्शन मत करना, 4 पूछे हैं तो 4 ही बताने हैं, ये नहीं कि 5 या 6 मैं लिख आया, मेरे मतलब कोई भी एक गलत होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 4 पूछे, 4 ही बताने हैं, राइट। तो डिटरेंस हो गया, डिफेंस है, सरेंडर है, बैलेंस ऑफ पावर है, अलायंस बिल्डिंग की बात हो रही है। अब इनको फिर आपको एक्सप्लेन कर देना। आपने फ्लो चार्ट बना दिया, सारे पॉइंट्स दिखा दिए। फ्लो चार्ट का फायदा ये है, कोई भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है आपके इतने बड़े बड़े आंसर को पढ़ने में। बेसिकली पैराग्राफ में आप लिखोगे तो कट ही कर देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं ज़्यादा, मार्क्स ही कम मिलने वाले हैं। आपको पॉइंट्स में लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट से वो देख लेते हैं कि हाँ बच्चे ने सारे पॉइंट्स तो लिखे हैं, पहले भी इसने आंसर्स को सही तरीके से लिखा है, अच्छा बच्चा है, मार्क्स दे दो, ये चीज़ होती है। तो आपको उस तरीके से करके आना है। डिटरेंस की यहाँ पर मैं बात करूँ तो डिटरेंस का मतलब होता है वॉर को प्रिवेंट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर की अगर मैं बात करूँ, जो कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में होता है, ये यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि फिजिकल वॉर नहीं होता, हॉट वॉर नहीं होता, कोल्ड वॉर ही रहता है, वो वॉर कोल्ड ही रहता है। तो डिटरेंस का मतलब वॉर को होने ही मत दो, प्रिवेंट करो। डिफेंस का मतलब अगर वॉर हो गया तो दूसरी कंट्री जिसने हमारे ऊपर अटैक किया उसको रोको। बेसिकली रोको मतलब उसको रोको कि हम अपने आप को बचाओ, उस कंट्री को रोक के अपने आप को बचाओ, और उस कंट्री ने जिस दूसरी कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक किया है उस कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल मत होने दो। ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, यूक्रेन हार मान रहा है, नहीं ना अपने आप को बचा के रख रहा है कि हम डटे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, रशिया जो भी करना चाह रहा है उसको रोकेंगे, डटे रहेंगे। सरेंडर की बात है, मतलब सरेंडर का मतलब होता है हार मान लेना। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सरेंडर कर लेता है, अल्टीमेटली पहले लड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है उसको 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर की बात हो रही है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है कि अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको बनाना है, ताकि अगला बंदा दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करने से पहले कई बार सोचे। ये चीज़ है। और फिर आपको यहाँ पर कैसे कर सकते हो, आप अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो, कैसे बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर सकते हो, अपनी कंट्री की मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करो, इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी को आप एनहांस करो, उस तरीके से आप अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जिससे आपके राइवल्स हैं ना, जिससे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपकी राइवल कंट्री है, आपको क्या करना है, उसके जैसा अपने आप को बनाना है। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कोल्ड वॉर जो होता है यूएस यूएसएसआर के बीच में, दोनों कंट्रीज बेसिकली कोशिश कर रही थी कि हम अपने आप को पावरफुल बनाएं। अलायंस बिल्डिंग भी यहाँ पर आप देखोगे, अलायंस बिल्डिंग का मतलब है आप किसी ना किसी अलायंस में, ग्रुप में अपने आप को ऐड कर लो, ताकि आपकी पावर बढ़ जाएगी इससे, और फिर दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी, आप सिक्योर रहोगे। ये चीज़ है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अब देखो, अलायंस बिल्डिंग बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, कंट्री के इंटरेस्ट पे डिपेंड होती है। मान लो आप किसी ग्रुप में आज हो, कल को आप किसके साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे तो आप दूसरे ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ये चीज़ होती है। अब एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल यूएस क्या करता है, अफगानिस्तान में कुछ टेररिस्ट मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है यूएसएसआर के अगेंस्ट में, लेकिन बाद में उन्हीं के ऊपर ही अटैक कर देता है जब उसके ऊपर 9/11 अटैक हो जाता है। तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी क्या होती है, आपको रोल बताने एनी 4 न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट्स के टू सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना है टेररिज्म एज ए न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जाम्पल्स। या फिर ऐसे भी बन सकता है आप 3 इंटरनेशनल चैलेंजिंग इश्यूज बता दो जिनको डील किया जा सकता है व्हेन ऑल द कंट्रीज वर्क टुगेदर। एक क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैसे मल्टीपल फॉर्म में बनेगा। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इसके अकॉर्डिंग दिया है। तो आपको यहाँ पर टेररिज्म के ऊपर सेपरेटली पूछा जा सकता है। इवन आपसे देखो, ये जो क्वेश्चन है ना इंटरनेशनल, आपको 3 ऐसे चैलेंजेस बताने हैं जिनको तभी सॉल्व किया जा सकता है जब यहाँ पर सारी कंट्रीज मिलके काम करें। तो वही तो बातें हो रही है ना। आप इसमें टेररिज्म लिख देना, आप इसमें लिख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग आप लिख सकते हो। आप इसमें हेल्थ एपिडेमिक्स लिख दो। मतलब लिखना वही चीज़ें हैं, बस इन्होंने थोड़ी सी चीज़ों को घुमा दिया क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है। आंसर आप कैसे स्टार्ट करोगे, सिक्योरिटी के बारे में पहले क्वेश्चन में पूछा सिक्योरिटी क्या होती है, ये भी 2+ करके आ जाएगा, 2+4 4 आपको फिर न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट्स बताने के नंबर मिलेंगे, और फिर 2 आप देखोगे 2 मार्क फॉर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी विद एग्जाम्पल। सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स दैट कुड सो एंडेंजर कोर वैल्यूज दैट दोज वैल्यूज
वुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। वही बात हो रही है। फिर यहाँ पर चार आप कोई भी न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट्स बता देना। एक तो टेररिज्म है, हेल्थ एपिडेमिक्स है, पॉवर्टी है, ह्यूमन राइट्स है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक की लैंग्वेज को, बुक में जो भी लिखा है उसको कॉपी करो। यू कैन मैंशन इन योर वर्ड्स ऑल्सो कि टेररिज्म का मतलब होता है जब बेसिकली यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह टारगेट करते हैं कॉमन लोगों को, जैसे कि प्लेन को हाईजैक कर लेना या फिर ऐसे क्राउडेड जगह पे बॉम्ब वगैरह प्लांट कर देना। ये चीज़ आपको मिलेगी, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। और फिर यहाँ पर बेसिकली उनके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स वगैरह होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 9/11 का अटैक और 26/11 का अटैक इंडिया में। 9/11 का अटैक यूएस के अंदर, 26/11 का इंडिया के अंदर जो अटैक होता है। ह्यूमन राइट्स में आप बता दो, ह्यूमन राइट्स कई प्रकार के होते हैं। एक तो आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, एक आपको मिलेंगे कौन से, एक तो पॉलिटिकल राइट्स हो गए, एक सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आपको मिलेंगे जिसमें बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात होती है। एक आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो कि इंडिजीनियस लोग हैं, माइनॉरिटी इथनिक ग्रुप है, उनके राइट्स। तो आप ये देखोगे हमारे पास पास्ट में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें लोगों के राइट्स को छीना गया, उनको बहुत मारा गया। फॉर एग्जाम्पल जेनोसाइड रवांडा में होती है, इराक का इन्वेजन ऑफ कुवैत, ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। इवन आपको 2 से 3 एग्जाम्पल पता है कि जैसे आप चाइना का एग्जाम्पल लिख दो, चाइना उइगुर जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर कितना अत्याचार करता है, जो आपको जिंगजियांग वाले प्रोविंस में मिल जाएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जिनको लिखा जा सकता है इसके अंदर। पॉवर्टी के बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि पॉवर्टी भी एक अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फिर हम ये भी देखेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और यहाँ पर हमें गैप मिलेगा देखने को जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की इनकम इतनी नहीं है। यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी नहीं है, लोगों की इनकम काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो गैप देखने को मिल रहा है, इससे हम कह सकते हैं ये कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं। स्पेशली आप अफ्रीकन कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हो। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी आपको वहाँ पर ही देखने को मिल जाएगी, जिसका फिर लोगों की लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्थ एपिडेमिक्स की अगर हम बात करें तो आप इसमें बता सकते हो कुछ ऐसी आज भी बीमारियां हैं जिनका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सका है और वो कई सारे लोगों को अपने साथ ले जाती हैं। मींस काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ दी हेल्थ इश्यूज़, कई सारे डिजीजेज। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो कई सारी बीमारियों का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 11th नंबर का, आपको मीनिंग बताना है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इन द लाइट ऑफ द अर्थ समिट एंड द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट्स टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। आपको यहाँ पर मैं इस चीज़ को सिंपल तरीके से वन शॉट में बता चुका हूँ। उन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पर अगर नहीं भी चाहते ना कि आपको फ्लो चार्ट नहीं बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में यहाँ पर आप देखोगे होता क्या है, समिट होती है जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं। वहाँ पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, जो आपको नदर्न कंट्रीज मिलेंगी यानी डेवलप्ड, और आपको जो सदर्न कंट्रीज मिलेंगी ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ। सदर्न कौन सी होगी, ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग, और नॉर्थ वाली डेवलप्ड। ये कंट्रोवर्सी सामने आती है, ये बोलते हैं कि चलो मिलकर एनवायरमेंट सेव करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं। फिर यहाँ पर डेवलपिंग बोलते हैं कि हाँ करेंगे, मिलके करेंगे एनवायरमेंट को सेव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, आप ज़्यादा सेव करोगे एनवायरमेंट को, आपने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपकी कंट्री में पहले ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, सबसे पहले आया था, हमें तो जस्ट अभी आज़ादी मिली है, कुछ तो एटलीस्ट हमें इंडस्ट्री सेटअप करने दो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करने दो। तो ये चीज़ आप देखोगे यहाँ पर सही कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है और एक कंसेप्ट निकल के आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी हमारा गोल कॉमन है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है एनवायरनमेंट को सेव करने की। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, ना कि इन सदर्न कंट्रीज़ की, ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ की। ये आपको इसमें बताना है। उन्हीं पॉइंट्स को मैंने इस तरीके से सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ को रीड भी कर सकते हो। आप यहाँ पर UNFCCC के बारे में भी लिख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बेसिकली एक ट्रीटी है जो कि यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कंट्रीज़ वगैरह मिलती हैं, और हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ वगैरह होती है। और आफ्टर दैट यू कैन मेंशन अबाउट एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में जो कि बेसिकली 3rd नंबर की होती है जापान में। इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि 1997 में होती है जापान के क्योटो के अंदर, जो कि इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। कौन से वाले प्रिंसिपल पे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आगे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन।
यहाँ पर टॉप 11 क्वेश्चन हम 4 मार्क के भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन मिलेगा देखने को, सजेस्ट करने यानी 2 मेजर्स टू इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रिलेशन इंप्रूव करने के 2 तरीके। आप कोई भी लिख सकते हो, आपके मन में जो भी आ रहा है कि लीडर्स मिलके समिट करें, ठीक है, मिलके बातचीत कर सकते हैं, लोगों के बीच में कांटेक्ट हो, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा मतलब ट्रेड वगैरह बढ़े, इकोनॉमी के थ्रू भी हम हम बोल सकते हैं कि रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो कोई भी आप लिख सकते हो। मैंने 2 पूछे हैं ना, तो मैंने 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो जैसे कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। डिप्लोमेटिक डायलॉग हो, यानी बातचीत हो, लोग यहाँ पर जो भी लीडर्स हैं मिलके बातचीत करें, सॉल्यूशंस वगैरह निकालें चीज़ों का। हाई लेवल की टॉक्स हो, डिप्लोमेटिक चैनल्स कैन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 2 नेशंस। थ्रू डायलॉग they can work towards resolving disputes such as those related to border issues and terrorism in a peaceful manner। यानी बातचीत करनी है लीडर्स को, आपस में एक दूसरे की कंट्री को विजिट करो, जो भी इंटरनेशनल समिट्स हो रही है वहाँ पर मिलो, बातचीत करो, सॉल्यूशंस निकालो प्रॉब्लम्स का। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकते हैं, एकेडमिक कोलैबोरेशन यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ साथ टूरिज्म को एनकरेज किया जा सकता है, वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जा सकता है ताकि प्रॉपर इजीली वीज़ा वगैरह मिल जाए, लोग यहाँ पर मूव कर सकें। और इसके साथ साथ कल्चरल हेरिटेज को, मतलब कल्चर को प्रमोट करने की बात भी हो रही है। तो आपको क्या करना है, आप इस क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हो, 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और हर 2 पॉइंट मतलब हर पॉइंट के आपको 2 सब पॉइंट लिखने हैं। इससे क्या होगा, आपको 2 मार्क इसके मिल जाएंगे, 2 मार्क इसके मिल जाएंगे, 4 नंबर आपके पॉकेट में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 एरियाज ऑफ कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वाह, पाकिस्तान याद आ रहा है, ये तो बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश की तरफ चले गए हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट वाला पाकिस्तान की तरफ भी बन सकता है, इंडिया एंड पाकिस्तान का। यहाँ पर बांग्लादेश वाला पूछा है। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ, इंडिया एंड बांग्लादेश, तो आपको यहाँ पर 2 एरियाज बताने कॉपरेशन के, 2 एरिया कॉपरेशन के, 2 कॉन्फ्लिक्ट के। कॉपरेशन में आप बता सकते हो कि दोनों कंट्रीज मिलकर कई सारे इश्यूज पे कॉपरेट कर रही हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए। इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज मिलकर ट्रेड कर रही हैं, अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश यहाँ पर इंडिया की जो लुकिस्ट पॉलिसी है, जो कि एक्टिस्ट पॉलिसी अब हो चुकी है, इसका भी यहाँ पर पार्ट है। इसके साथ साथ हमने क्या किया, 2015 में एनक्लेव्स भी शेयर करे थे, यानी बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एनक्लेव्स जो भी पड़े हुए थे एक दूसरे की कंट्री में, उनको एक्सचेंज भी किया है। एनी 2 यू कैन मेंशन हेयर, राइट। 2 एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखें तो आप इसमें बता सकते हो कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो रिवर हैं, इनके वाटर के शेयरिंग को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट पास्ट में हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में। बांग्लादेश कभी कभी डिनाई कर देता है कि हमारी कंट्री से आपकी कंट्री में कोई रिफ्यूजीज वगैरह नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। और इसके साथ साथ ब्लेम भी किया जाता है और ये भी बोला जाता है बांग्लादेश के द्वारा कि इंडिया अनफेयर तरीके से ट्रेड करता है। बाउंड्री डिस्प्यूट भी पास्ट में हो चुका है और इन्होंने यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ भी हुई है कि हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको अलाउ भी नहीं किया एक टाइम पे कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाएं इनकी टेरिटरी के थ्रू होते हुए। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, कोई भी 2 आप मेंशन कर देना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई हैज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम नॉट बीन स्टेबल इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस। ये क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पर बन सकता है कि आपको फैक्टर्स बताने रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में क्यों स्टेबल डेमोक्रेसी सेटअप नहीं हो पाई, इसके पीछे के आपको रीजंस बताने हैं। तो यहाँ पर हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है मिलिट्री का, क्लर्जी का, लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी का, जिससे ओवरथ्रो होता जा रहा है गवर्नमेंट का, चुनी हुई सरकार का। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना इंडिया के साथ, इनकी वजह से क्या होता है, बेसिकली जो भी मिलिट्री ग्रुप्स हैं उनके हाथ में पैसा पहुंचता है, हथियार पहुंचते हैं और वो पावरफुल बनते जा रहे हैं। और ये भी बोला जाता है पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा कि अगर आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ करोगे, डेमोक्रेसी लेकर आओगे, तो ये फिर बेसिकली इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंपैक्ट होगी, इसीलिए हमको आप सपोर्ट करो। इसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज ने टेररिज्म की वजह से, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म की वजह से बेसिकली सपोर्ट किया मिलिट्री को पाकिस्तान के अंदर, ताकि मिलिट्री रहेगी तो फिर यहाँ पर टेररिज्म कंट्रोल रहेगा पाकिस्तान में, टेररिज्म नहीं रहेगा तो यूएस जैसी कंट्री सेफ रहेंगी। 9/11 जैसा अटैक यूएस के ऊपर फिर से देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, स्टेट आपको करने एनी 4 कॉजेज इवेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्रेंड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो 4 कारण आपको बताने जिनकी वजह से यहाँ पर जो रिलेशन है इंडिया और चाइना के बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेंड रहे हैं, खराब रहे हैं। एक तो आप तिब्बत इशू बता दो,
तिब्बत इशू में आपको पता ही होगा कि चाइना एनेक्स कर लेता है तिब्बत वाले रीजन को, फिर दलाई लामा इंडिया में आते हैं, फिर हम उनको असाइलम देते हैं यानी सपोर्ट देते हैं, और फिर उससे चाइना चिढ़ जाता है कि आप हमारे बेसिकली ऐसे एक सेपरेटिस्ट लीडर को क्या कर रहे हो, जिनको वो सेपरेटिस्ट देखते थे उनको बेसिकली आप अलाउ कर रहे हो, अपनी कंट्री में शरण दे रहे हो, ये चीज़ है। फिर चाइना चिढ़ जाता है। उसके बाद इंडो चाइना वॉर हमें 1962 का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम अपनी टेरिटरी को भी लॉस कर देते हैं, अस्काई चीन वाली, और फिर यहाँ पर इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हमारे रिलेशन ख़राब रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस इन द रीजन, यानी दोनों कंट्री कोशिश करती हैं कि इनका इन्फ्लुएंस बढ़े पूरे एरिया में, जो हम कह सकते हैं कि भाई साउथ एशिया वाला रीजन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना कोशिश करता है कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़े, और फिर यहाँ पर कई सारे इश्यूज दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। इवन यू कैन मेंशन अबाउट कि एक कारण ये भी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन ख़राब होने के पीछे कि चाइना का सपोर्ट करना पाकिस्तान को, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। इकोनॉमिक राइवलरी भी, इकोनॉमिक कंपटीशन भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में मिल जाएगा देखने को। चाइना चाहता है कि मैं बहुत ग्रो करूं, फिर अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करता है, दूसरी कंट्री में डंपिंग करता है गुड्स की, ठीक है, और उन कंट्रीज़ को क्या बना देता है, उस चाइना के ऊपर डिपेंड बना देता है। तो ये आप कारण मेंशन कर सकते हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं उनको लेकर, कि तिब्बत का इशू 1962 में इंडो चाइना वॉर, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस इन द रीजन और इकोनॉमिक राइवलरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी डेमोक्रेसी साउथ एशिया में जो भी लोग हैं उनकी फर्स्ट चॉइस है, प्रायोरिटी है, जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। यस, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कई सारी कंट्रीज़ में मिलिट्री रूल आया और भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए, बट अल्टीमेटली एट लास्ट सभी कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को लास्ट में अडॉप्ट कर ही लिया। तो रिसेंट सर्वे के अनुसार हम कह सकते हैं कि 5 बड़ी कंट्री में सर्वे कराया गया, उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी कंट्री सपोर्ट करती हैं डेमोक्रेसी को, भले ही वो कोई ऑर्डिनरी सिटीजन हो, रिच पर्सन हो, पुअर पर्सन हो, या फिर वो पर्सन अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हों। ये सारे के सारे लोग ना डेमोक्रेसी को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, और ये बोला जाता है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये सारे और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में से अगर हम देखें तो अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर लोगों को राइट्स वगैरह मिलते हैं। तो फाइंडिंग जो है सर्वे की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहले ये माना जाता था कि डेमोक्रेसी खाली डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही आ सकती है, ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं आ सकती, लेकिन हमने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करके उनको बेसिकली दिखा दिया। तो यही आपको बताना है, बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन हियर अबाउट द सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एसेस करना है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। तो आप इस आंसर को स्टार्ट कर सकते हो किसके साथ, ये बताते हुए स्टार्टिंग में कि बेसिकली कोट है जो कि पुराने आपको फॉर्मर यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल मिलेंगे, डैग हैमर्क्सडोल्ड। ये बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन को इसलिए क्रिएट नहीं किया गया कि वो ह्यूमैनिटी को हेवन पे ले जाए, बल्कि इसको हेल से सेव करने के लिए हमने इसको क्रिएट किया है। तो ये कोड क्लियरली यहाँ पर इंपॉर्टेंस बता रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। फिर आप बता देना पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, कॉपरेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करती है, ताकि यहाँ पर पीस कीपिंग मिशंस को भेजा जाता है, पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। कॉपरेशन की बात हो रही है, वर्ल्ड में कॉपरेट करे सारी की सारी कंट्रीज मिलके। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री उसको सॉल्व नहीं कर सकती है, सारी कंट्रीज को मिलके चलना पड़ेगा और उनके सॉल्यूशंस को निकालना होगा, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन्हीं कॉपरेशन में हेल्प करते हैं, कॉपरेट करने में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, कुछ आपको ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज़ को, गाइड करते हैं इकोनॉमिक मैटर्स में, ट्रेड के मैटर्स में, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकें। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट में आप बता सकते हो कि कई सारे आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल ILO है, और भी आपको अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन मिल जाएगा जो कि राइट्स की बात करते हैं, लेबर के राइट्स की बात करते हैं, ILO हो गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राइट। कल्चरल डेवलपमेंट की बात होती है, जैसे आप यूनेस्को का एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हो, कल्चर कंट्रीज़ का प्रमोट रहे, प्रोटेक्ट रहे, इसका भी काम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 4 कंपोनेंट्स बताने इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के। तो यहाँ पर आप पहले वही बता सकते हो कि सिक्योरिटी होती क्या है, फिर आप बता देना कि 4 मेन ब्रॉड कंपोनेंट्स जो हैं इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के। वो पहला ये है कि हमें क्या करना है, अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि पास्ट में हमारे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। तो हमें क्या करना है,
सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो हम संभाल सकें। फिर हमें यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी भी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज़ को देखोगे कि पास्ट में ऐसे कई सारे स्टेट्स हमें मिलेंगे जो कि इंडिया से बाहर निकलने की बात करते हैं। खालिस्तान का इशू तो आप आज भी देखते हो। तो फिर यहाँ पर इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि हमें इंटरनल सिक्योरिटी भी मेंटेन करके रखनी है ताकि ऐसे बेसिकली जो भी इंडिया से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं उनको हम क्या कर सकें, उनको रोक सकें, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना होगा, अपनी सिक्योरिटी को इंटरनेशनल फोरम के थ्रू मेंटेन करना होगा। जैसे कि हमने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, हमने क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन किया है, यहाँ पर डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करता है, डिसआर्मामेंट हमने किया है। हमें अपनी इकोनॉमी को भी डेवलप करना होगा, क्योंकि जब आप इकोनॉमी को डेवलप करोगे तो और भी तो कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें सिक्योरिटी चाहिए। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी तो प्रॉब्लम्स है ना। तो इकोनॉमी को आप डेवलप करोगे तो फिर लोग सिक्योर रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है ना तो फिर यहाँ पर जो रीजनल डिमांड के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। यानी कंट्रीज बेसिकली मतलब कंट्री में सिविल वॉर होता नहीं है और अलग अलग आपको स्टेट्स जो मिलेंगे वो फिर डिमांड नहीं करते ऑटोनॉमी की, हमें सेपरेट स्टेट दे दो, कंट्री दे दो, क्योंकि वो डेवलप कर रहे होते हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी होती है। तो इकोनॉमी डेवलपमेंट भी वन ऑफ दी हम कह सकते हैं बेसिकली यू कैन से दिस थिंग की कॉम्पोनेंट है इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसकी तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स टू मीट चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी कि एनवायरमेंटल जो मूवमेंट्स हैं उनका क्या रोल है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ डील करने में। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, हमने बुक में कई सारे मूवमेंट्स पढ़े हैं, एंटी माइनिंग है, एंटी डैम है, फॉरेस्ट मूवमेंट है, उसके बारे में आपको बताना है, लेकिन आपको रोल बताना है। तो ये अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करते हैं, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट होती है, यानी कि सारे के सारे लोग मिलकर काम करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जो भी कॉर्पोरेशंस होती हैं उनको फिर जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके अंदर उनको बताया जाता है कि आप अकाउंटेबल हो, आपकी वजह से एनवायरमेंटल बेसिकली इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ना आपको रोल बताना है कि क्या रोल है उस कॉन्टेक्स्ट में। आप एग्जाम्पल के लिए जो भी हमने बुक में पढ़े हैं वो मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं और ये क्यों बोला जाता है कि ग्लोबल कॉमन्स के बीच में अगर हम देखें ग्लोबल कॉमन्स को लेकर कॉपरेशन ईजी नहीं है। Why is it sad that international cooperation over the global commons is not easy? ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी बन सकता है इस तरीके से, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, गिव एनी 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। तो ग्लोबल कॉमन्स आपको ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे जिनको कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी होल्ड नहीं करती, सारे के सारे कंट्रीज का इसके ऊपर राइट होता है। एग्जाम्पल के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एंटार्क्टिका है, ओशन फ्लोर है, आउटर स्पेस है। इसको रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटेटिस भी कहते हैं। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ये बोला जाता है कि कोऑपरेशन इजी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कई सारे अग्रीमेंट्स तो हुए हैं बट कोऑपरेशन इसीलिए इजी नहीं है क्योंकि वही चीज़ आपको मिलेगी नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज़। नॉर्थ कंट्रीज ये बोलती हैं, मतलब साउथ कंट्रीज ये बोलते हैं कि आपने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इन सभी के सभी ग्लोबल कॉमन्स को, आपने ज़्यादा यूज़ किया है, तो आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको सेव करने की। ठीक है, इनको सेव करने की, इसीलिए कॉपरेशन नहीं हो पाता है। जब भी इनको सेव करने की बात आती है ना, इनको प्रोटेक्ट करने की बात आती है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन नहीं हो पा रहा है। राइट, दोनों कंट्रीज इन द सेंस मतलब दोनों जो आपको ग्रुप्स मिलेंगे, जो भी आपको मिलेंगे, ग्लोबल नॉर्थ कह लो, ग्लोबल साउथ आप कह लो, इन दोनों कंट्रीज के बीच में हमें कॉपरेशन देखने को नहीं मिलता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डिस्क्राइब करना है इंडिया का स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। और करके क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इज ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज, गिव एनी 4 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट कई सारे बेसिकली ग्लोबल एफर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है, कई सारे प्रोग्राम्स के थ्रू, यानी कौन कौन से स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ले रही है और लिए जा चुके हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। ये मैंने आपको वन शॉट में बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताया था कि हमने क्योटो प्रोटोकॉल को भी साइन किया हुआ है, 2002 में हमने किया था। हम इस कंसेप्ट जो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला इसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारा मानना ये है कि बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा देना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा सके। हम नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेकर आए हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लाए हैं 2003 का। हमने नेशनल जो मिशन है बायोडीजल का वो भी लॉन्च किया है। बायोडीजल बेसिकली क्या होता है,
रिन्यूएबल फ्यूल होता है मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स। इंडिया ने रेटिफाई किया है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। और इवन मैंने आपको बताया था, आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26वीं हुई थी ग्लासगो में, इसमें भी हमने अच्छी खासी कमिटमेंट्स करी थी वर्ल्ड में, जिसको पूरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप 2-3 चीज़ें इसमें लिख सकते हो न्यूज़ की भी, अगर आपको पता है तो। बाकी बुक में जो भी पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 11वें नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि है कि आपको 4 इफेक्ट्स बताने ग्लोबलाइजेशन के ऑन दी पीपल ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये क्वेश्चन ना किसी का भी बन सकता है। मैं ये बोलूँगा इस वाले टॉपिक में, इस वाले चैप्टर में ये वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें पॉलिटिकल भी आएगा, इकोनॉमिक भी आएगा और कल्चरल भी आएगा। ठीक है, ये लोग ना अब देखो इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप रीड करो, एक्सप्लेन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन दी पीपल ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इन्होंने किसी स्पेसिफिक का नहीं पूछा, ओवरऑल पूछ लिया। तो आप इसमें से पॉलिटिकल का बता सकते हो कोई भी 1-2 पॉइंट, इकोनॉमिक का, कल्चरल क्या इंपैक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ के ऊपर, पीपल सेंट्रिक बात हो रही है। इसमें इन्होंने और में करके पूछ लिया बेसिकली, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। कल्चर की बात हो रही है तो कल्चर में आपको 4 इफेक्ट्स बताने हैं। तो 4 आप कैसे बताओगे? एक तो आप हेटेरो बता दो, एक होमो बता दो, और उसी में फिर आप 2-2 पॉइंट्स आप ऐड कर दोगे ना हर किसी के अंदर, तो आपके आराम से यहाँ पर ये 4 मार्क के अकॉर्डिंग बन जाएगा, 4 इफेक्ट्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बताना है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिकली किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, मतलब पहला वाला जो आपको मिल रहा है पार्ट, इसका मैंने आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड्स में कि 4 इफेक्ट्स आपको बताने। आप बता सकते हो कि इससे इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस होती है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, तो यहाँ पर इकोनॉमी कनेक्ट होती है, कई सारी चीज़ों का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का। कल्चरल एक्सचेंज के अंदर हमें बाहर की कंट्रीज़ के जो भी कल्चर है वो यूज़ करने को मिलते हैं, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। हमारे कल्चर में बेसिकली हम कह सकते हैं चॉइसेस हमारी बढ़ती हैं, माइग्रेशन हम ईजिली कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है जब आप ग्लोबलाइज हो रहे हो। तो वही चीज़ें आपको बतानी है, यानी आपने एक आध पॉइंट इससे उठा लिया, एक आध पॉइंट इससे उठा के 4 पॉइंट्स बना लिए इस वाले के अंदर। इसका आएगा ये क्वेश्चन, देखो कल्चर का भी अलग से पूछ सकते हैं 4 मार्क में, क्योंकि इस बुक से 4 मार्क का ही आ रहा है ना, तो 4 मार्क का ही क्वेश्चन बनेगा, या फिर 2 मार्क का बन सकता है, 2 का एमसीक्यू दे देंगे, कुछ भी आ सकता है, मतलब 4 मार्क का कहीं भी पूछ सकते हैं। तो 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा तो कोई ना कोई या तो कॉजेस के ऊपर बन जाएगा, या आपसे कोई ना कोई इंपैक्ट पूछ लेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लेंगे ग्लोबलाइजेशन का, तो उसके बारे में आइडिया रखना। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। टॉप 8 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डिस्कस कराए हैं। अब देखो 8 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? अगर आपने 1 शॉट वीडियोस को अच्छे से देखा है, रिवीजन आपने अगर इस वाली बुक का अच्छे से किया है या सेकंड वाली बुक का भी, तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे। उन्हीं में से आ रहे हैं, मतलब उन्हीं टॉपिक में से कोई भी दे देंगे उठा के। मान लो बोल दिया व्हाट इज सिक्योरिटी, 4 ऑर्गन्स यूएन के, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या फिर ये क्लेम नहीं कर सकते कि यही 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में वो कहीं से भी बना सकते हैं। इवन 6 मार्क के अंदर जो मैंने आपको बताया, 4 मार्क के बताए, वहां से भी बन सकते हैं। तो आप इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। राइट, तब भी मैंने 8 क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं जो कि मैंने देखा है काफ़ी रिपीट हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चंस पास्ट में आए हैं। इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। 4 आपको रिपब्लिक्स बताने एरस्टवाइल ऑफ यूएसएसआर के, यानी पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था, उसके आपको जो 4 रिपब्लिक्स हैं, ठीक है, उसके आपको क्या बताने हैं, मतलब 4 रिपब्लिक्स बताने हैं। तो एस्टोनिया है, रशिया है, बेलारूस, लटविया, ये बेसिकली यूएसएसआर में थे। ठीक है, ये कंट्रीज, ये रिपब्लिक्स। दूसरा क्वेश्चन है साउथ एशियन एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। डेमोक्रेसी वाला क्वेश्चन करा तो था अभी हमने 4 नंबर में। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको मिलेंगी कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज में मोस्टली कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर ये क्यों बोला जाता है कि बेसिकली जो ग्लोबल इमेजिनेशन है ना डेमोक्रेसी का, साउथ एशिया के डेमोक्रेसी के एक्सपीरियंस ने उसको एक्सपेंड कर दिया है। यानी आपको उसमें ये बताना है कि वेस्टर्न कंट्रीज पहले सोचा करती थी कि उन्हीं की कंट्री में ही डेमोक्रेसी रह सकती है, डेवलप कंट्रीज में ही आ सकती है। इंडिया जैसी कंट्री या पाकिस्तान जैसी कंट्री या और भी डेवलपिंग जो फेज में कंट्रीज हैं, उनमें डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो सकती। बट हमने उनकी, मतलब कह सकते हैं, बोलती बंद कर दी, करके दिखा दिया कि वी कैन डू दिस, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करके। आपको तीसरे नंबर के क्वेश्चन में बताना है, थर्ड में 2 मेजर्स बताने टू इंप्रूव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वही देखो 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया ना 2 नंबर की फॉर्म में।
तो कोई भी यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, डिप्लोमेटिक डिस्कशंस, इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन हो सकता है। आपको अगर इसके बारे में मतलब जब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो और ऐसे लिख के छोड़ के मत आना। यहाँ पर तो मैंने ऐसे लिख दिया है क्योंकि ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले 4 मार्क में बता चुका हूँ। 1-2 लाइन ज़रूर लिख देना हर पॉइंट की। इतना आप लिख दोगे, मतलब एक लाइन भी लिख दोगे तो आपके 2 पॉइंट्स आराम से 3-4 लाइन में हो जाएंगे। फिर आपका 2 नंबर के अकॉर्डिंग लगेगा कि है। क्वेश्चन नंबर 4 है शो विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जांपल्स द स्ट्रेंथ ऑफ यूनाइटेड नेशंस की स्ट्रेंथ आपको बतानी है। तो हमने पढ़ा है ना कि एग्जांपल के साथ पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने में, जैसे कि यूएन पीस कीपिंग मिशन इन ईस्ट टाइमोर, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, जैसे कि एजेंसीज काम करती है, यूएनडीपी आप ले लो, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, जो कि ये अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये तो हैं जिनका टारगेट है 2030 तक का, हमें इसको अडॉप्ट करना है, इनको बेसिकली क्या करना है, कंप्लीट करना है, टारगेट्स को फुलफिल करना है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 2 स्ट्रेंथ यानी इंपॉर्टेंस। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में इन्होंने पूछ लिया। नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स होते हैं, जिसमें ऐसे आपको थ्रेट्स मिलेंगे देखने को जिनसे भी हमें सिक्योरिटी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे बेसिकली इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हो गए। उसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कोई भी 4 ऑर्गन्स पूछ लिए। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाफ मार्क आपको हर ऑर्गन के मिलेंगे। तो यूएनजीए है, यूएनएससी है, आईसीजे है, इकोसॉक है। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस फॉर द इथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में इथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया? क्योंकि तमिल लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनको सेकेंड क्लास सिटीजन जैसा ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है, उनके कल्चर को सप्रेस किया जा रहा था, ये रीज़न है। इसके साथ साथ LTTE बनता है ना, ये भी एक रीज़न हम कह सकते हैं, जो कि बाद में ये LTTE ग्रुप बनता है तमिल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी वजह से भी जो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली काफ़ी लंबा चलता है। लास्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का, वेलफेयर स्टेट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय मार्केट, एनालाइज द रीजन फॉर दिस चेंज। तो आपको इसमें यह बताना है कि जो वेलफेयर स्टेट है उसको मार्केट रिप्लेस कर रहा है, आपको इसके रीज़न बताने हैं, इस चेंज के रीज़न बताने हैं। तो जो वेलफेयर स्टेट है उसको बेसिकली मार्केट रिप्लेस करता जा रहा है। इसका मतलब जो स्टेट की कैपेसिटी है, सरकार की जो कैपेसिटी है वो इरोड होती जा रही है, यानी कि स्टेट की पावर कम हो रही है, मार्केट डोमिनेट कर रहा है। ये चीज़ आपको इसमें बतानी है, जो कि हमने पढ़ा था पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में, नेगेटिव वाला पॉइंट, कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। In place of the welfare state, it is the market that becomes the prime determinant of economic and social priorities। यानी मार्केट ही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है, मार्केट ने ही। ठीक है, तो ये थे सभी के सभी क्वेश्चंस। ये आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। 11 यहाँ पर हमने 6 मार्क के देखे, 11 4 मार्क के, और यहाँ पर 8 ये टोटल मिला के आप देखोगे 30 क्वेश्चन है टॉप। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, आपकी बुक नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। इस वाली बुक से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से कर पाओगे, लेकिन 1 शॉट वीडियोस को भी देख लेना साथ में इस वीडियो को। चलिए फिर यहाँ पर बाकी आपको इस बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF चाहिए, ठीक है, तो आपको ये मिलेगी अंडर पेड स्टडी मटेरियल। 199 में आपको ये मटेरियल मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोर्स आप बाय करोगे तो आपको बेस्ट नोट्स, बाकी और भी चीज़ें मिल जाएंगी, MCQ उसके टेस्ट हैं, और भी कई सारी PDFs हैं, उनका आप एक्सेस ले सकते हो, जो कि वीडियोज़ में भी अपलोड नहीं हो रहा, वो कंटेंट भी वहाँ पर मैंने इंक्लूड करा है, जो कि आप लेकर के उस मटेरियल के थ्रू अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ये मेरी प्लेलिस्ट पॉलिटिकल साइंस की प्लस में वो पर्टिकुलर कंटेंट मिला करके आप 100% आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। तो जिसको भी लेना है बाय कर सकते हो, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और भी काम की वीडियोस आने वाली है चैनल पे, जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाएंगी, प्रिपरेशन को बूस्ट कर देंगी। तो अच्छे से आपको बेसिकली तैयारी करनी है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आपकी बेसिकली एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।